हम एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं। ऐसे में हमें हेल्थ सेक्टर और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमारी पहली हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर को शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज भारत में मेडिकल रिसर्च, ट्रीटमेंट, इनोवेशन एक्सेट्रा जैसे डेवलप होने के पीछे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स का हाथ है। इंस्टीट्यूट्स ने ऐसे डॉक्टर्स दिए जो आज हमें इस क्राइसिस में सही रास्ता दिखा रहे हैं। आज का वीडियो है हमारे देश में मेडिकल साइंसेस के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी एम्स के बारे में। दशकों से एम्स अमीरों और गरीबों को मेडिकल साइंसेस की उच्चतम सेवा देता आ रहा है। जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हैं वो भी यहाँ इस उम्मीद में आते हैं कि एम्स उनके सारे दुख दर्द खत्म कर देगा। एम्स ये बखूबी करता भी है। ये दुनिया के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल फैसिलिटीज में से एक है, लेकिन इसके इतने फेमस होने के बाद भी लोग इसकी कहानी नहीं जानते हैं। ये कैसे बना, क्यों बना, किसने बनवाया, ये आदि सवाल अक्सर आप लोगों के मन में आते ही होंगे। आज हम इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के जरिए देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, करीब 75 साल पहले भारत आजाद होने वाला था। हम यदि व्यक्तिगत जीवन को देखेंगे तो 75 साल एक पूरी उम्र है, लेकिन एक देश के लिए ये बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता है। ब्रिटिशर्स करीब 200 साल राज करने, एक्सप्लॉयटेशन करने और लूटने के बाद इंडिया को डिप्राइव्ड ही छोड़कर जा रहे थे। ऐसे में इकोनॉमिकली, सोशली, इंटरनेशनली यानी एंटायरली ही इंडिया को कोप अप करते हुए बाकी देशों के साथ चलना था। लेकिन ये सब तभी होगा जब देश में एजुकेशन के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स होंगे और वे यंग जनरेशन को ऑलराउंड फैसिलिटीज के साथ पढ़ाई का मौका देंगे। इस सेक्शन में मेडिकल साइंसेस एक बहुत जरूरी पार्ट था। एम्स के बनने पर बहुत बड़ा श्रेय हमारी पहली हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर को जाता है। राजकुमारी कौर एक राजघराने से आती हैं। वो ब्रिटिशर्स को बाहर खदेड़ने के साथ साथ एक एंथुसियास्टिक फेमिनिस्ट थी और हमारे देश को मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी थी। हम उनकी कहानी भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एम्स की कहानी देखते हैं। फरवरी 18, 1956 का दिन था। हमारी हेल्थ मिनिस्टर थी राजकुमारी अमृत कौर। उन्होंने उस दिन लोकसभा में एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया जिसे बाद में द एम्स बिल 1956 कहा गया। इस वक्त इस बिल को टेबल करते वक्त उन्होंने कोई प्रिपेयर्ड स्पीच नहीं दी। उन्होंने दिल से बात की और कहा कि ये मेरे उन बेहतरीन सपनों में से एक होगा कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी और मेडिकल एजुकेशन के हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हमारे देश में एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो देश के युवा लड़के और लड़कियों को अपने ही देश में पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई करने के लिए समर्थ बनाए। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के लिए एक मेजर सेंट्रल इंस्टीट्यूट को बनाने को लेकर रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1946 में हुए हेल्थ सर्वे में दिया गया था। 1946 में आइडिया काफी अप्रिशिएट किया गया, लेकिन उस वक्त फंडिंग नहीं थी। अमृत कौर को 10 साल लगे और उन्होंने इंडिया के नंबर 1 मेडिकल इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल के लिए फंड्स इकट्ठा कर ही लिए। लोकसभा में कौर की बातों पर गंभीर और अच्छा डिबेट शुरू हुआ। ये डिबेट लोकसभा में 18 से 21 फरवरी 1956 तक चला और फिर राज्यसभा में उसी साल 3 मई से 9 मई तक ये डिबेट चला। पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये डिबेट करीब 800 पेजेस का था, लेकिन ये एक सक्सेस रही और बिल को दोनों हाउसेस ने पास कर दिया। इससे इनैक्ट हुआ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक्ट 1956 और साथ ही साथ जन्म हुआ एम्स का। आज पैंडेमिक में देश के इस एपेक्स मेडिकल बॉडी का अक्सर चर्चा होती रही है। ये सच है कि इंस्टीट्यूट हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त बना और फैलता गया, लेकिन इसके पीछे की असली ड्राइविंग फोर्स हमारी पहली हेल्थ मिनिस्टर थी। वो कपूरथला प्रिंसली स्टेट की एक प्रिंसेस थी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट। महात्मा गांधी को फॉलो करती थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक इंपॉर्टेंट मेंबर रही थी। लेकिन उनकी कहानी केवल इतनी नहीं है, वो बहुत कुछ थी। चलिए देखते हैं अगले सेक्शन में। राजकुमारी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में बिलीव करती थी। फरवरी 2, 1889 में कपूरथला प्रिंस के छोटे भाई राजा हरमन सिंह के यहाँ पैदा हुई राजकुमारी लखनऊ में पली बड़ी थी। लखनऊ से ही उनके पिता ने फैले हुए अवधी स्टेट्स को संभाला था, जो रॉयल परिवार का था। वो 7 भाइयों की अकेली बहन थी। इंग्लैंड के डॉर्सेट में
शेरबॉर्न स्कूल फॉर गर्ल्स में स्कूलिंग के बाद से ही वो एकेडमिक्स में अच्छा कर रही थीं। वो स्पोर्ट्स में भी अच्छी खासी रुचि रखती थीं और स्कूल की हॉकी, लैक्रोस और क्रिकेट टीम की कैप्टन थी। स्कूलिंग के बाद कौर ने अपना कॉलेज एजुकेशन ऑक्सफोर्ड से किया और 1918 में अपने देश लौटी। उनका इंडिया में वापस आने के वक्त ही नेशनल स्ट्रगल की शुरुआत भी हो रही थी, जो आगे चलकर राजकुमारी की जिंदगी का एक अनसेपरेबल पार्ट बन जाने वाला था। दोस्तों, जब वो इंडिया आई थी उसी दौरान रिप्रेसिव रॉलेट एक्ट के खिलाफ डिसकॉन्टेंट और गुस्सा पंजाब के लोगों में फूट रहा था और अमृतसर वायलेंट राइट्स में फंसा हुआ था। ये राइट्स सिविलियंस और ब्रिटिश ट्रूप्स के बीच हो रहे थे। इन्हीं कारणों से मार्शल लॉ इम्पोज हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक कर्नल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने भयानक जलियांवाला बाग मैसेकर किया। ये अप्रैल 1919 की बात है, जिससे एंटी कॉलोनियल प्रोटेस्ट एक आग की तरह फैलने लगी थी। इसी साल कौर गोपाल कृष्ण गोखले से मिली, जो उनके पिता के दोस्त और इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक इन्फ्लुएंशियल मेंबर थे। गोपाल कृष्ण गोखले एक सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी स्टैब्लिश की थी, जो अंडर प्रिविलेज्ड को सर्व करती थी। उनके डेडिकेशन को देखकर कौर डीपली इन्फ्लुएंस हुई और प्रिंसेस ऑफ कपूरथला ने नेशनलिस्ट मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। इसके चलते वो एक डेडिकेटेड सोशल एक्टिविस्ट और फ्रीडम फाइटर बनी। उन्होंने बाद में कहा भी था कि मेरे अंदर भारत को विदेशी ताकतों से मुक्त करवाने की आग को उन्होंने ही हवा दी है। यहाँ पे उन्होंने से उनका मतलब था गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले के द्वारा ही कौर महात्मा गांधी के बारे में जानती हैं और गांधी जी के विजन से प्रभावित होती हैं। फ्रीडम के लिए लड़ते लड़ते प्रिंसेस 1926 में ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना करती हैं, जो महिलाओं के अधिकार को लेकर अपनी तरह की पहली संस्था थी। इसके ऑर्गेनाइजेशन के जरिए कौर ने कई पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज पर काम किया, जैसे पर्दा का खात्मा, चाइल्ड मैरिज का खात्मा और देवादासी सिस्टम का खात्मा, और भी बहुत सारे काम उस वक्त हुए। वो फ्रीडम स्ट्रगल में अपने रोल के साथ साथ कई सालों तक गांधी जी की प्राइवेट सेक्रेटरी रहीं और फिर फ्री इंडिया की पहली गवर्नमेंट में उन्हें हेल्थ पोर्टफोलियो मिला। वो एक हिम्मती महिला थी, जो धरना हो या जेल जाना हो किसी भी बात से नहीं डरती थी। एडल्ट फ्रेंचाइज की एडवोकेट और महिलाओं के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को लेकर काम करने वाली कौर पॉलिटिकल स्फीयर में महिलाओं के रोल पर बहुत भरोसा करती थी। कौर 1945 में भारत के ऑफिशियल डेलीगेशन की सदस्य बनकर यूनेस्को कॉन्फ्रेंस में लंदन भी गई थी। 1915 में वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई। ये असेंबली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करती है। वो पहली महिला और पहली एशियन थी जो इस प्रेस्टिजियस पोस्ट तक पहुंची थी। एम्स को लेकर उनका सपना 1946 से शुरू हो ही चुका था। ग्लोबली रिप्रेजेंट करने से उन्हें एम्स के लिए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, वेस्ट जर्मनी और यूएसए जैसे देशों से मदद भी मिली। प्रिंसेस आज मलेरिया के खिलाफ डेडिकेटेड कैंपेन के लिए भी याद की जाती हैं। मलेरिया ने एक वक्त पर इंडिया में हर साल 10 लाख लोगों की जान ली थी। 1955 में एक एस्टिमेट के मुताबिक मलेरिया के खिलाफ कैंपेन ने रूरल इंडिया में करीब 4 लाख जिंदगियां बचाई थीं, जो बिना मदद के जान गंवा देते उन्हें कौर ने बचाया। इंटरेस्टिंगली कुछ ही लोग जानते हैं कि उन्होंने स्पोर्ट्स की दुनिया में भी इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया है। उन्होंने पटियाला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स को सेटअप किया था। वो कौरी थीं जिनके कारण यूएसए के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल ने 1961 में एम्स को वर्ल्ड्स मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड हॉस्पिटल्स में प्लेस किया था। 1964 में कौर का निधन हो गया। उन्होंने कभी शादी नहीं की और उनके कोई बच्चे नहीं हैं। पर दोस्तों, आज एम्स उनकी मेहनत और डेडिकेशन की जीती जागती परिभाषा है। ये इंडिया के लिए एक क्रूशियल इंस्टीट्यूशन है। यंग मेडिकल एस्पिरेंट्स के साथ साथ गरीबों के लिए ये एक जीवन दान जैसा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एम्स की और राजकुमारी अमृत कौर की। इस पूरी कहानी के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।